नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ ज्योति। पहली खबर हरियाणा से है, शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई है, जिसके लिए बताया जा रहा है कि 12 अक्टूबर के बाद शपथ ग्रहण हो सकता है। दूसरी खबर नायब सिंह सैनी के दिल्ली दौरे से जुड़ी हुई है। तीसरी खबर नायब सिंह सैनी के ट्वीट से जुड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने जीत के बाद जनता का आभार जताया है और हरियाणा में बीजेपी की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। और चौथी बड़ी खबर हरियाणा नतीजों से निराश कांग्रेस से जुड़ी हुई है। तो चारों बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली खबर बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई है कि हरियाणा में कब जो है नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। दूसरी खबर जो है नायब सिंह सैनी के ट्वीट से जुड़ी हुई है, उनके दिल्ली दौरे से जुड़ी हुई है। तीसरी खबर उनके ट्वीट से जुड़ी हुई है, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जीत का श्रेय दिया है। हरियाणा में जो तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई है, हैट्रिक एक तरीके से जीत के लगाई है, उसके लिए श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। वहीं चौथी खबर नतीजों से नाखुश कांग्रेस से जुड़ी हुई है। किस तरीके की बयानबाजियां कांग्रेस के नेताओं द्वारा की जा रही है, उसको लेकर के है। तो ये चारों बड़ी खबरें देखिए। आज के दिन की सबसे बड़ी 4 खबरें ये हैं, जिसमें हरियाणा में एक तरीके से जो चुनाव के बाद नतीजे आए हैं, उससे काफी कुछ बदलने को तैयार है। नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा और इन सभी से जुड़ी हुई खबरें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर 12 अक्टूबर के बाद शपथ ग्रहण संभव है। पंचकुला परेड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री हो सकते हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। बीजेपी के दिग्गज नेता भी होंगे शामिल। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी हो सकते हैं इस कार्यक्रम में शामिल। तो एक बड़ी उपलब्धि बीजेपी की हैट्रिक बनाने के बाद से अब शपथ ग्रहण की जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है। 12 अक्टूबर के बाद संभावना है कि शपथ ग्रहण हो सकता है नई सरकार का। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबर अभी तक सामने आ रही है। बीजेपी शासित जो भी प्रदेश हैं, वहां के मुख्यमंत्री भी जो है इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं, ऐसा संभव बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचकुला परेड ग्राउंड में ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। काफी भव्य ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, क्योंकि एक तरीके से हरियाणा में बीजेपी ने एक बड़ा इतिहास बनाया है, तीसरी बार सरकार बना करके, और भारी पूर्णतया बहुमत की सरकार एक तरीके से बनी है। सभी सीटें जो पिछली बार, क्योंकि बीजेपी ने एक तरीके से देखा जाए तो गठबंधन में सरकार बनाई थी, और इस बार स्वतंत्र तरीके से सरकार बनाना कहीं न कहीं बड़ी उपलब्धि है, जो दर्शाता है कि हरियाणा की जनता को एक बार फिर से बीजेपी की रीति नीतियां पसंद आ रही है। तो दिग्गज काफी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू बांटकर खुशियां मना रहे हैं। लेकिन खबर ये आ रही है कि 12 अक्टूबर के बाद शपथ ग्रहण समारोह जो है वो संभवतया हो सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े दिग्गज बीजेपी के शामिल हो सकते हैं। तो ये लड्डू खिलाने वाली तस्वीरें देखिए, मोहनलाल भडौली आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, जहां पर प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं वो उन्हें लड्डू खिला रहे हैं। हरियाणा, सबसे पहले मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का, 2 करोड़ 80 लाख लोगों का मैं प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में एक बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। ये जीत ये हरियाणा के किसान की है, ये जीत हरियाणा के गरीब की है, ये जीत हरियाणा की महिलाओं की है, और ये जीत हरियाणा के युवाओं की है, जिन्होंने इतना विश्वास व्यक्त किया है मोदी जी की नीतियों में, और मोदी जी ने जिस प्रकार से हरियाणा को संभाला है, और उनके विकास कार्यों के ऊपर ये डबल इंजन की सरकार के ऊपर तीसरी बार मुहर लगाई है। ये ऐतिहासिक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के अंदर हम तीसरी बार हरियाणा में सफल हुए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी दिल से धन्यवाद करता हूं। हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिनकी कड़ी मेहनत, जिन्होंने पसीना बहा करके आज ये ऐतिहासिक विजय दिलाई है, मैं उन सब कार्यकर्ताओं का भी दिल से धन्यवाद करता हूं। बाकी बाद में बात करेंगे।
और हरियाणा में बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगने के बाद से नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। नायब सिंह सैनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात उन्होंने की। साथ ही वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले। इस मौके पर नायब सिंह सैनी और पार्टी के दिग्गजों ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी है। और ये तस्वीरें देखिए उनके मुलाकात के दौरान की हैं, जहां पर एक दूसरे को जीत की बधाई देते हुए नजर आए। नायब सिंह सैनी जो है दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। ये मुलाकात की तस्वीरें देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पुष्पगुच्छ देकर काफी खुश होते हुए नजर आए। तो जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई, जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू उनके साथ मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात हुई। तो ये तस्वीर जीत के बाद खुशी की ये तस्वीरें हैं। पुष्पगुच्छ उन्होंने यहां पर प्रधानमंत्री को भी भेंट किया और प्रदेश अध्यक्ष को भी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, उन्हें भी भेंट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की। तो जीत के बाद की ये पहली मुलाकात, पहला दिल्ली दौरा जो है नायब सिंह सैनी का सामने आया है। शीर्ष नेतृत्व से मिलते हुए नजर आए, आभार व्यक्त करते हुए नजर आए उनके नेतृत्व में शॉल उड़ा करके जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी उन्होंने यहां पर आभार प्रकट किया है। तस्वीरें देखिए, अपने आप में काफी कुछ दर्शाती हैं ये खबरें। तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनना हरियाणा के अंदर एक बड़ी बात है और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देते हुए यहां पर नजर आए हैं और मिठाई उन्होंने खिलाई, बाकायदा जीत की खुशी की। राजनाथ सिंह ने भी उन्हें मिठाई खिलाई। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ ये तस्वीरें अपने आप में कहती हैं। इतनी बड़ी जीत बीजेपी की, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना, क्योंकि पिछली बार कहीं ना कहीं जेजेपी की मदद से उन्होंने सरकार बनाई थी। उसके बाद हालांकि 4.5 साल बाद वो गठबंधन टूटा और फिर कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। लेकिन उसके बाद जब तीसरी बार की बात आई, तीसरी बार जब चुनाव हुए, तो बीजेपी ने एक प्रचंड बहुमत हासिल किया है। पूर्णतया अपने विधायकों के दम पर एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। और उसके बाद जीत के बाद पहली बार जब नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे तो शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने मुलाकात की, चाहे फिर उसमें प्रधानमंत्री मोदी हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओपी, काफी कुछ कहती है तस्वीरें, सियासी मायने क्या निकलते हैं इन तस्वीरों के? जीत के बाद पहली बार नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे और किन किन लोगों से मुलाकात उन्होंने की? देखिए, जो कि स्वाभाविक बात है कि कल जिस तरीके से हरियाणा में एक रिकॉर्ड कायम करते हुए भारतीय जनता पार्टी में न केवल तीसरी बार सरकार बनाने में लगातार कामयाब है, बल्कि अपने जो हरियाणा बनने 1982 में बीजेपी बनने के बाद सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी जो किया है, रात 12 बजे तक जो है वो जश्न होता रहा। और उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी रात को चंडीगढ़ आए और सुबह करीबन 8 बजे जो है दिल्ली चले गए, जहां पर दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित तमाम पार्टी के जो है नेताओं से जो है मुलाकात की है। और इस मुलाकात के जो खास मायने ये भी है कि एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संतोषजनक बात यह भी है कि ये जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो जम्मू कश्मीर के साथ हुए। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी जो है वो दहलीज पर जो थोड़ी सी आकर बैठ गई। हालांकि कश्मीर में बीजेपी ने चुनाव जो नहीं लड़ा था, लेकिन जम्मू में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा और एक विपक्ष की उनको भूमिका मिली। अगर ऐसे में हरियाणा उनसे छिटक जाता तो शायद एक थोड़ी सी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती और बीजेपी के विस्तार को लेकर जो कांग्रेस मुहिम चला रही है उसको चर्चाओं को थोड़ा बल मिलता। लेकिन अब इन सभी पर विराम लगाते हुए बीजेपी ने न केवल हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई, बल्कि तीसरी बार अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। साथ ही हरियाणा का जो एक परंपरा या ट्रेडिशन रही है कि हमेशा उस दल की सरकार हरियाणा में बनी जिसकी सरकार केंद्र में जो है वो रही हो। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि बहुत अच्छा बीजेपी के लिए शुभ संकेत जो है वो रहा। हालांकि 12 मार्च को जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे उनको बदल दिया गया था और उनकी जगह पर जो है वो नायब सैनी को सीएम बना दिया गया था। मात्र लोकसभा चुनाव के बाद 96 दिन उन्होंने कार्य किया और 1 महीने पहले ही जो है हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी करवा दिए गए थे। उसके बाद बीजेपी की जो प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो एक नीति बनाई थी कि एंटी इनकम्बेंसी, लोकसभा में एंटी इनकम्बेंसी बताने के लिए 5 सीटें जीती और हरियाणा बताने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा
बदला, और जो भी उन्होंने करना था वो उनके प्रयोग जो है कहीं ना कहीं सफल रहे। और एक जाहिर सी बात है बीजेपी की जो खेमे में खुशी की लहर है। जहां तक मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण का समारोह है, तो हालांकि सूत्रों से खबर मिल रही है कि इस बार का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो पंचकुला में जो है बुलाया जाएगा, और दशहरे के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं बुलाने की जो बात की जा रही थी। और फिलहाल अब सामने तारीख 13 या 14 अक्टूबर भी सामने जो है वो आ रही है। तो अब देखते हैं कि सरकार किस तरीके से जो है वो तैयारी करती है। हालांकि आज 9 तारीख हुई है, और अगर 12 तारीख को भी होता है तो 3 दिन का वक्त कम से कम सरकार के पास है, उससे ज्यादा होता है तो 4 या 5 दिन का वक्त भी सरकार के पास होगा। तो अब देखते हैं कैबिनेट में कितने चेहरे बन के आते हैं। बीजेपी के 6 जाट चेहरे जो है जीत कर आए हैं, 6 बनिए चेहरे, 8 ब्राह्मण, 9 पंजाबी, और इस तरीके से 9 दलित चेहरे जीत कर आए हैं। जाट जो है वो मात्र 6 है। तो ऐसे में किस तरीके से जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको साधा जाएगा, कितने जाट समुदाय से लोग कैबिनेट में होंगे, कितने ब्राह्मण समुदाय से, कितने पंजाबी, तो ये तमाम बातें हैं जिनके ऊपर जो है बीजेपी में आज शाम से या 1-2 दिन के अंदर मंथन जो है वो शुरू हो जाएगा। और उसके बाद एक मंत्रिमंडल बनने के बाद तीसरी बार बीजेपी की जो सरकार होगी वो विधिवत कार्य करना शुरू कर देगी। जी, निश्चित तौर पर इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और इस बात में भी मुझे लगता है कोई संदेह नहीं है, क्योंकि तीसरी बार एक ऐतिहासिक, एक तरीके से ये देखा गया है ऐतिहासिक तौर पर, एक ऐतिहासिक घटना है कि तीसरी बार हरियाणा में किसी की सरकार बनी है। और जो आपने बात कही थी कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी की हरियाणा में सरकार बनती है, कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में भी ये सही साबित होता हुआ दिखा पिछले कई चुनाव के बाद। अब यहां पर जानने वाली बात यह भी हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल थे, चाहे तमाम सारे सर्वे कह रहे थे कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस आसानी से जीत सकती है, चाहे एंटी इनकम्बेंसी की बात हो बीजेपी के प्रति, या और सारे तमाम फैक्टर, चाहे पहलवानों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, तो ये तमाम मुद्दे दरकिनार करते हुए हरियाणा की जनता ने जो जनादेश दिया है वो काफी चौंकाने वाला है, जबकि इतने सारे पूर्वाग्रह लग गए हो। तो आपको क्या कुछ कारण ऐसे प्रबल लगते हैं जो इस बार के चुनाव में देखे गए जीत के लिए बीजेपी के? देखिए ज्योति, अगर मैं अपना एक व्यक्तिगत तौर पर बताऊं तो चुनाव में जो है वो एक सेंसस टाइप का एक मामला होता है, जैसे जनगणना जो की जाती है। जनगणना में क्या होता है कि आपका जो टारगेट है उसके अंदर आप जाकर आपकी एक एक इकाई की आप जो है चेकिंग करते हो। और लोकतंत्र का जो चुनाव हिंदुस्तान में जो होता है वो भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ऐसे में हम सैंपलिंग मेथड का इस्तेमाल करके एक विधानसभा से 100, 200, 300 से अगर हम जो है वो मतलब एक सैंपल मानकर उसका प्रतिशत निकालते तो शायद कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ एक मजाक भी होगा। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब कमरे में बैठकर ही जो है एक सैंपल ले लिया जाता है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं जो सर्वे होते हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करता, क्योंकि हर विधानसभा के अंदर अलग अलग तरह के कई समीकरण होते हैं। कहाँ क्या समीकरण होता है, सरकार का विकास भी समीकरण होता है, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर होता है, जात भी एक फैक्टर होती है, और विकास भी एक फैक्टर होता है। अगर मेरे हिसाब से अगर मैं मानूं तो शायद हरियाणा के जो मध्य इलाका है, जो जिसको जाट लैंड बोला जाता है, उसके अंदर ही चुनाव थोड़ा सा ज्यादा जो है वो गर्म था। लेकिन वहां पर भी बीजेपी ने जो है कांग्रेस के जो परंपरागत वोट मान रही थी, कांग्रेस इसके ऊपर भरोसा कर रही थी, उसके अंदर भी फेर लगाने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस बीजेपी ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई है। हाँ, सोनीपत जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक गढ़ माना जाता है, वहां की 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी ने कब्जा किया, जबकि 1 सीट मात्र बड़ौदा सीट जो है कहीं ना कहीं वो जीत कर सामने आई। लेकिन एक सवाल भी उठता है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के मात्र 6 जाट कैंडिडेट जीत के आते हैं, वहीं कांग्रेस के 16 जाट कैंडिडेट जीत के आते हैं। और अगर कांग्रेस में बात करें तो यादव समुदाय की बात करें या फिर हम बनिया या वैश्य समाज की बात करें तो उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। ब्राह्मण समुदाय से भी कांग्रेस ने 1 प्रत्याशी जीत के आया है, लेकिन उसी समुदाय के अंदर यादव में जहाँ 6 जीते हैं, ब्राह्मणों में जहाँ 7 से 8 जीते हैं, जाट मात्र 6 जीते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अलग तरह का सोशल इंजीनियरिंग इक्वेशन कहीं ना कहीं बनाती है। और इसका जो एक कारण है वो मैं कहीं ना कहीं जो मनोहर लाल सरकार थी उसकी जो एक अच्छी नीतियां रखी गई थी उसका कहीं ना कहीं नतीजा था। क्योंकि हरियाणा में मनोहर लाल ने कुछ ऐसी नीतियां जो है वो बनाई थी जिससे न केवल दलित और पिछड़ों को फायदा मिलता था, बल्कि आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग के लोगों को भी बहुत सारे फैसले मिले। ठीक है, जो हरियाणा में दलित वर्ग की लड़कियों के लिए फीस पूरी तरीके से माफ है, लेकिन
जब बात सामान्य वर्ग की गरीब आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों की बात आती है तो उनसे आधी फीस जो वो कहीं ना कहीं ली जाती है। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं जो है बनी है। मतलब जरूरतमंद के हिसाब से भी बीजेपी ने अपने साथ सभी वर्गों को जोड़ने का जो है काम किया था। मैरिट के ऊपर जो है नौकरियां देना, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे थे जिनसे कहीं ना कहीं जनता उनके साथ जुड़ी। और कांग्रेस के नेताओं ने जो कहा कि हमें मैरिट जो समझ में नहीं आती है, हम तो अपने हिसाब से नौकरियां देंगे। तो इस तरह के जो मुद्दे थे, जिन लोगों को ईमानदारी पर नौकरियां नहीं, तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं बीजेपी साथ जोड़ पाई। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बीपीएल जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से हरियाणा के अंदर है। आमतौर पर बीपीएल का जो आंकड़ा होता है उसको केंद्र सरकार निर्धारित करती है, और केंद्र सरकार ने जो बीपीएल का आंकड़ा हरियाणा में निर्धारित किया है वो करीबन 12 लाख बीपीएल और एपीएल है। जबकि यही संख्या बीपीएल की संख्या जो केंद्र सरकार जिन बीपीएल और एपीएल के लिए जो खाद्य सामग्री देती है उनकी संख्या 12 लाख है। जबकि वर्तमान में इन्हीं की संख्या 24 लाख के आसपास है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद इस तरह की योजना बनाई थी कि जिन परिवारों को इनकम 1,80,000 है उनको भी बीपीएल माना जाएगा। जबकि पिछली सरकारों में 1,20,000 को माना जाता था। पूरे देश में भी 1,20,000 सालाना इनकम वाले को बीपीएल माना जाता है। तो जो बीजेपी सरकार थी न केवल बीपीएल के लिए इनकम की स्लैब बढ़ाई, बल्कि ज्यादा लोगों को भी उसमें शामिल करके कहीं ना कहीं दिया। करीबन ये माने कि हरियाणा के जो 40% परिवार थे, जनसंख्या नहीं कहूंगा मैं, परिवार थे, वो कहीं ना कहीं बीपीएल के दायरे में आकर विभिन्न तरह की जो सरकार से जो थी सहायता जो वो ले रहे थे। जी बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है ओपी सीधे सीधे तौर पर क्या कि जिस तरीके से बात कर रही थी जो छोटे छोटे दलों के गठबंधन बने थे प्रदेश में, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये लोग दावा लगातार कर रहे थे कि इस बार 36 बिरादरी इनके साथ है। तो सही मायनों में परिणाम देखकर क्या ये कह सकते हैं कि 36 बिरादरी वाकई में ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में है? देखिए क्योंकि अब ये फैसला शायद नहीं कहना चाहिए, जिसने वोट दिए या जिसने नहीं दिए वो सभी लोग समतर में है, उनका वोट भी माना जाएगा। और जहां तक 36 बिरादरी की बात करें तो बीजेपी ने जो है वो काफी वर्गों में सेंध लगाई है। लेकिन अगर हरियाणा के दलित वोट की बात करें तो उसमें बीजेपी जो है सेंध लगाने से कांग्रेस को नहीं रोक पाई, क्योंकि हरियाणा में कुल 17 सीटें जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं और उन सीटों में से मात्र 9 सीटें बीजेपी को हासिल हुई, जबकि 8 सीटें जो है वो कांग्रेस कब्जा में कामयाब रही है। तो इसका मतलब है कि जो लोकसभा में जो एक संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, वो मुद्दा शायद पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। और शायद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कुमारी शैलजा ने जिस तरीके से प्रचार से दूरी बनाई तो उसके भी कहीं ना कहीं संभवतः हो सकता है कि दलित उससे विमुख हुआ। अगर कुमारी शैलजा उनसे नाराज नहीं होती तो शायद आज हरियाणा मानिएगा कि अगर कुमारी शैलजा कांग्रेस के चुनाव प्रचार पूरी लगन से करती तो शायद आज हरियाणा की विधानसभा बांग असेंबली होती, शायद किसी को मेजोरिटी भी नहीं मिल सकती। तो हालांकि दोनों पार्टियों के वोटों का अंतर मानेंगे तो 0.8% के अंतर से बीजेपी सत्ता में आई है और 8 सीटें जो पिछली बार के मुकाबले उनसे ज्यादा जीते। पिछले साल 40 सीटें आई थी, इस बार 8 सीटें मिलाकर 48 सीट और 40 पूर्ण बहुमत के साथ बनती है। लेकिन इस बार बीजेपी को सरकार चलाने में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा थोड़ी दिक्कतों का थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा में जब कोई कानून पास करवाया जाता है, मॉनिटरी बिल को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी बिलों को लेकर जो है वो 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। 2/3 बहुमत बनता है करीबन 60 विधायकों का, और जबकि अगर बीजेपी निर्दलीय को भी साथ मिलाते तो ये संख्या 51 बनती है। तो ऐसे में कोई भी कानून या कोई भी नया बिल या किसी भी तरह का प्रस्ताव विधानसभा में आता है और उसको पास करवाना है तो यहाँ पर संतोष वाली सबसे बड़ी बात को कांग्रेस को बनाना पड़ेगा कि तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनना हरियाणा जैसे प्रदेश में आम नहीं है। फिलहाल आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे तमाम खबरों पर जानकारी लेंगे। तो नायब सिंह सैनी पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद से नई दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि हरियाणा में मिले जनादेश को लेकर चर्चा की है उनसे और हरियाणा वासियों से विशेष स्नेह रखने के लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त करता है।
उन्होंने किया है। वहीं हरियाणा की ये ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर भरोसे की जीत है, सुशासन की जीत है, समानता की जीत है और गरीब कल्याण की जीत है। प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में हरियाणा निरंतर अथक परिश्रम करके नए क्षितिज को छू रहा है, ये कहा है सीएम सैनी ने। और 23 वर्षों के आपके अपराजेय, निष्कलंक, सार्वजनिक और सफलतम राजनीतिक जीवन पूर्ण होने पर कोटि कोटि बधाई। और उधर प्रदेश भर में आए चुनाव परिणामों से झज्जर हलके से नवनिर्वाचित विधायक गीता भुक्कल काफी निराश दिखाई दी। चुनाव जीतने के बाद मतगणना केंद्र से बाहर आई गीता भुक्कल ने कहा कि जिस तरह से हरियाणा की जनता प्रदेश में महा बदलाव चाहती थी और टीवी चैनलों ने भी एग्जिट पोल दिखाए थे, उससे ऐसा कतई नहीं लग रहा था कि चुनाव परिणाम इतने निराश करने वाले होंगे। लेकिन जनता ने जनमत से जो फैसला दिया है उसे वो स्वीकार करते हैं। वहीं मीडिया से रूबरू हुई भुक्कल ने विधानसभा चुनाव परिणामों का आश्चर्यचकित होने वाला उन्हें बताया है, यानी जो चुनाव परिणाम उन्हें आश्चर्यचकित करने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े इस पर्व में जनमत को स्वीकार करना ही अच्छा होता है और उन्होंने अपनी जीत के लिए झज्जर हलके की जनता का आभार जताया है। साथ ही वे चाहेंगी कि एक जनसेवक के रूप में वो हलके की जनता की जितनी सेवा कर पाए उतना कम है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओपी हमारे साथ बने हुए। ओपी, गीता भुक्कल का स्वयं की जीत के लिए खुश होना बनता है, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस की एक तरीके से हार हुई इतनी उम्मीदों के बावजूद, तो इस दौरान वो क्या कुछ कहती हुई नजर आई? देखिए, जो परिणाम आए थे, भले ही गीता भुक्कल जो 2005 से लगातार विधायक बनती आई है और 5वीं बार विधायक बनी है, जीत के लिए कहीं ना कहीं उनका हक बनता है और उनको खुश भी होना चाहिए। लेकिन अब अगर वो बात करते हैं आप एग्जिट पोल्स की, तो एग्जिट पोल कोई ऐसी चीज नहीं है जो कानूनी हो या जिसको एक आदेश जनता का माना जाए। जनता का आदेश जो होता है वो वही होता है। तो अब ऐसे में वो मना करें क्योंकि बहुत सारी बातें, अगर ये एग्जिट पोल से हराने की बात कर रहे हैं तो कर सकते हैं, इनका लोकतंत्र में अधिकार बनता है, सवाल उठा सकते हैं। 15 साल से एक तरह से मानने की, अब 15 साल 3 कलाम से कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो उसकी पीड़ा भी शायद देखी जा सकती है। लेकिन जब एग्जिट पोलिंग के पक्ष में थे तब ये खुश होकर कह रहे थे कि जनता कांग्रेस के साथ है। लेकिन अब ठीक है, जब फैसला तो लोकतंत्र ईवीएम करती है, सर्वे से सरकारें नहीं बनती, सरकारें जनता बनाती है। जनता ने जो बनाया वो स्वीकार करना होगा। बहरहाल अब जो इस पर जो करनी है वो पक्ष कहा गया वो करेगा। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है ओपी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो झज्जर में गीता भुक्कल अपनी जीत पर भले ही जनता का आभार व्यक्त करती हुई नजर आई, लेकिन उन्होंने जो परिणाम इस बार हरियाणा में आए हैं विधानसभा चुनाव के, उन पर कहा है कि ये काफी आश्चर्यचकित करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल और तमाम सारे कयास, तमाम सारे सर्वे कह रहे थे हरियाणा को लेकर के, उसके उलट ये नतीजे आना कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि निराशाजनक है। लेकिन फिर भी हम जनादेश को स्वीकार करते हैं और एक जनसेवक के रूप में मैं जनता की सेवा करती रहूंगी। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।